हम लोग बिहार स्पेशल की क्लास। आज जो तारीख है वो है 12 अगस्त। और 69वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 30 सितंबर को। 12 अगस्त से 30 सितंबर के बीच तक आते आते जो बीपीएससी एग्ज़ाम 69वीं बीपीएससी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आयोजित होने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो बिहार स्पेशल है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 30 या 35 क्लासेस हम लोगों की चलेंगी, इसमें बिहार स्पेशल हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। जो आज बात होगी, आज दो चीज़ों पे बात होगी। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे, आज दो चीज़ जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है पाठ्यक्रम के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग 30-35 क्लास लेंगे, 30-35 कक्षाएं हम लोग कंप्लीट करेंगे बिहार स्पेशल में, वो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये। और दूसरा जो होगा वो हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल और बिहार। ये दो टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे वैदिक काल और बिहार के बारे में। उसके बाद जाते जाते हम लोग देख लेंगे कि अगले 30 सितंबर तक हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले वैदिक काल और बिहार ये टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और जान लेने का प्रयास करें हम लोग कि जो बिहार है, दरअसल बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। अगर इस बात पे हम नज़र डालें तो एक बात जानें आप, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी दो चीज़ें इनमें हमको इस चीज़ में इम्पोर्टेंट मिल जाएंगी। तो जो बिहार का नाम है बिहार क्यों पड़ा, बिहार क्यों पड़ा, अगर इस प्रश्न का जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा, बिहार में बौद्ध विहारों की अधिकता, बिहार में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण, बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण यही इसका जवाब है। अगर हम लोग देखें कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा तो हम पाते हैं कि जो बिहार है इसका नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार में हम देखते हैं कि बौद्ध विहारों की संख्या बढ़ चढ़ के देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि बिहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो बिहार है, बिहार शब्द का प्रयोग बिहार के लिए, उस क्षेत्र विशेष के लिए सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग एक मध्यकालीन इतिहासकार, मध्यकालीन इतिहासकार मिन्हाज उल सिराज, इनका नाम है मिन्हाज उल सिराज, मिन्हाज उल सिराज। मिन्हाज उल सिराज की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी। इस पुस्तक में सर्वप्रथम
मिन्हाज उल सिराज नामक व्यक्ति ने, मिन्हाज उल सिराज नामक इतिहासकार ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में बिहार के लिए बिहार शब्द का प्रयोग किया था। तो इतनी बातें हो गई। दरअसल जो ये फारसी लोग हैं, ये ब का जो उच्चारण है, वो जो व का उच्चारण है, जो हम लोग व कहते हैं, इसको वो लोग कहते हैं ब। तो जो बिहार है, बिहार में बौद्ध विहारों की अधिकता होने के कारण ये जो ब है, इसको विहार न कहकर ये लोग बिहार कहने लगते थे। तो जो ये तबकात नासरी, ये जो मिन्हाज उल सिराज हैं, इन्होंने क्या देखा, अगर बिहार गए होंगे तो उन्होंने बहुत लोगों से पूछा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, तो सब बताए होंगे कि ये क्या है, ये विहार है। तो दरअसल उनको लगा होगा कि ये सब बिहार है, इसलिए उन्होंने अपने पुस्तक में उस क्षेत्र विशेष के लिए बिहार शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले मिन्हाज उल सिराज ने बिहार शब्द का प्रयोग किया उस क्षेत्र विशेष के लिए। और एक चीज़ और है, ये यहाँ पे मगध साम्राज्य से, मगध साम्राज्य या फिर अशोक का जो पूरा क्षेत्र था, अशोक या फिर मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य से इस बार प्रश्न बनने के चांसेस अधिक हैं, क्योंकि जो हाल ही में जो नई संसद बनी है, संसद में जो नक्शा लगा है, जो मैप लगा है, जो नई संसद बनी है, इस संसद में जो मैप लगा है, जो नया वाला, वो मैप दरअसल मगध साम्राज्य या अशोक का जो अखंड भारत था, उसी अखंड भारत का मैप लगाया गया है संसद में, और हाल ही में वो विवादों में या खबरों में रहा है। तो इसलिए ये सेक्शन जो है, ये बिहार के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है या हो सकता है। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं, बिहार और वैदिक काल। बिहार और वैदिक काल पढ़ने से पहले हम लोग जानने का प्रयास करें, ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल का जो डेट है वो क्या है। तो वैदिक काल का डेट है, जो हम लोग सब जानते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है वैदिक काल, और दूसरा जो होता है उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से संबोधित किया जाता है। पहला जो है वो होता है वैदिक काल, और इसका जो डेट है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका डेट है। और जो उत्तर वैदिक काल है, वैदिकोत्तर काल है, उत्तर वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। तो ये रहा वैदिक काल का जो काल विभाजन है। ये काल विभाजन इस प्रकार से है कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक का जो काल का टाइम पीरियड है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अगर वैदिक काल की हम लोग बात करें तो आर्यों का जो आगमन है, आर्यों का आगमन इसी काल में होता है।
सर्वप्रथम आर्यों का आगमन कब होता है? तो सर्वप्रथम आर्यों का आगमन दरअसल वैदिक काल में ही होता है। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे क्या होता है, आर्यों का आगमन होता है। तो आर्यों का आगमन भारत में कब होता है? अब ये डिबेट वाली बात है। अगर हम लोग जब भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चर्चा का मुद्दा है। यहाँ पे अलग अलग विद्वानों में अलग अलग प्रकार की मत भिन्नताएँ हैं यहाँ पे, कि आर्य, कुछ लोग कहते हैं कि आर्य भारत के ही हैं, और कुछ कहते हैं कि आर्य जो हैं वो विदेशी हैं, विदेश से आए हैं। और जो सर्वमान्य जो मत है वो मध्य एशिया से आर्य आए थे, ये वाला मत सर्वमान्य है। तो अगर उसी मत को मान के चलें तो इसका मतलब ये है कि आर्य जो हैं वो आए थे। तो जब आर्य आए थे तो किस काल में आए थे? तो आर्य आए थे वैदिक काल में, या 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में वो भारत में प्रवेश करते हैं। आर्य जब सर्वप्रथम भारत में आते हैं तो भारत में प्रवेश करते हैं तो स्टार्टिंग में किस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं? तो जिस क्षेत्र में आर्य लोग प्रवेश करते हैं पहली बार, उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इस सप्त सैंधव, इस प्रदेश का नाम, इस क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव प्रदेश इसलिए रखा गया है कि जो सिंधु नदी है, एक नदी है वो है सिंधु। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ और प्लस एक सरस्वती नदी, 5, 6 और 7, कुल मिला के 7 नदी होती हैं। 7 नदियों का क्षेत्र है ये। तो 7 नदियों का क्षेत्र होने की वजह से इस एरिया को, जो ये क्षेत्र है, इसको कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। तो सर्वप्रथम आर्य लोग भारत में कब आते हैं? तो आर्य लोग सर्वप्रथम भारत में वैदिक काल के आसपास, या अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये भारत में आते हैं। अगर भारत के बाहर के ये लोग हैं तो, यदि भारत के हैं, अगर ये बात कंप्लीटली सिद्ध हो जाए कि ये लोग भारत के ही हैं, तो फिर यहाँ पे ये इतिहास तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आगमन शब्द है ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब तक सिद्ध नहीं हुआ है तब तक हम लोग यही पढ़ेंगे कि जब भारत में आर्य आए तो वो समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास। तो जब भारत में आर्य आते हैं तो सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसते हैं। वो बिहार में उत्तर वैदिक काल के आसपास, या 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में वो बिहार में प्रवेश करते हैं। तो जो सप्त सैंधव प्रदेश हैं, जो 7 प्रकार की नदियां हैं, वे वर्तमान में कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के अधिकांश भागों वाला क्षेत्र है। ये जो है वर्तमान का कश्मीर, पाकिस्तान, और जो पंजाब का अधिकांश भाग जो इसमें शामिल है। पंजाब का अधिकांश भाग इसमें शामिल है। ये सप्त सैंधव प्रदेश की अगर वर्तमान स्थिति बात करें कि सप्त सैंधव प्रदेश जहाँ पे आर्य आकर बसे थे, तो वर्तमान में वो कहाँ है? तो वर्तमान का जो कश्मीर है, इस समय का जो पाकिस्तान है, और जो पंजाब है वर्तमान का, पंजाब का अधिकांश क्षेत्र अगर ले लें, सब मिला लें, तो वही सप्त सैंधव प्रदेश बनता है उस समय का। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश किस लिए है? इसलिए कि यहाँ पे 7 नदियों का, सिंधु की सहायक 5 नदियाँ, एक सिंधु 6 और एक सरस्वती, 7 नदियों का ये जाल है, ये क्षेत्र है, इसलिए इसे हम लोग
सप्त सिंधु प्रदेश, या इतिहास में इन्हें सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया है। सतलज, व्यास, रावी, ये जो नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं। ये हैं सतलज, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की, और झेलम। इस प्रकार से 7 नदियों का ये क्षेत्र हो जाता है। अब देखिए कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में किस किस भागों में? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो पहला भाग है उसका जो टाइम पीरियड है, डेट है, उसका काल विभाजन है, वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। और जो दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है या काल विभाजन है वो होता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास। और आगे अगर हम लोग बात करें तो आर्यों का जो आगमन है वो वैदिक काल में होता है, और जब सर्वप्रथम भारत में आर्य प्रवेश करते हैं तो सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और ये सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा है? ये वर्तमान का जो ये है पाकिस्तान है, कश्मीर है, और पंजाब का अधिकांश भाग लेकर जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश तब था। अब सप्त सिंधु प्रदेश इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, और एक सिंधु है, 6 नदी हो गई, एक सरस्वती नदी है, सब मिला के 7 नदियाँ उस क्षेत्र में बहती थी उस समय, इसलिए उस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जो देखते हैं कि ये सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। यहाँ तक की बातें हमारी कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 900 ईसा पूर्व, इससे ठीक 100 साल पहले, 900 ईसा पूर्व की बात करें तो 900 ईसा पूर्व में हो जाती है लोहे की खोज। 900 ईसा पूर्व में एक साल बाद, 1000 ईसा पूर्व के बाद 100 साल बाद लोहे की खोज हो जाती है। और लोहे की खोज का साक्ष्य जो मिलता है वो अतरंजी खेड़ा से मिलता है, और उस बात को हम लोग भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे लोहे की खोज होती है लगभग 900 ईसा पूर्व के आसपास। लोहे की खोज हालांकि पहले भी शायद हो चुकी होगी, लेकिन साक्ष्य जो मिलता है वो 900 ईसा पूर्व के आसपास का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तो लोहे की खोज से क्या होता है, जब यहाँ पे हम देखते हैं कि लोहे की खोज हो जाती है, लोहे की खोज होने से क्या होता है कि धारदार हथियार बनाए जाते हैं। धारदार हथियारों की अधिकता होती है। इससे क्या होता है, जंगलों की कटाई आसानी से होती है। क्या होती है, जंगलों की कटाई आसानी से होती है। और एक चीज़ होता है कि जो फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है, फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। यहाँ पे जब लोहे का खोज हो जाता है, लोहे का आविष्कार हो जाता है, जब मानव द्वारा लोहे का प्रयोग शुरू कर दिया जाता है, तो लोहे के यंत्र से जुताई करने से ज़मीन में गहरी जुताई होती है, जिससे कि उत्पादन क्षमता ज़मीन की बढ़ती है। इससे क्या होता है, फसलों का उत्पादन बढ़ता है। जंगलों की कटाई होती है तो उससे इलाका बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आर्य लोग हैं वैदिक काल के, जो भारत में प्रवेश किए थे वैदिक काल में, ये आर्य लोग क्या करते हैं, यहाँ से पलायन करते हैं। जब ये लोग यहाँ से पलायन करते हैं तो कुछ लोग निकलते हैं दक्षिण की ओर, कुछ लोग यहाँ से दक्षिण की ओर पलायन करते हैं और ये चले जाते हैं दक्षिण भारत में।
तो ये लोग दक्षिण की ओर पलायन करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहीं से क्या करते हैं, सीधे निकल जाते हैं उत्तर की ओर। कुछ लोग उत्तर की ओर निकल जाते हैं, और जो उत्तर की ओर बढ़ते हैं वही लोग उत्तर वैदिक काल में बिहार में प्रवेश करते हैं। कहाँ करते हैं प्रवेश? बिहार में। तो यहाँ तक की बातें हमारी कंप्लीट होती हैं कि अब क्या है, जो वैदिक काल के लोग हैं या जो आर्य हैं, आर्य लोग हमारे बिहार में प्रवेश कर जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में बिहार में किस प्रकार से आर्य लोग प्रवेश करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। वैदिक काल की बातें हो गई, कब से कब तक की, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में भारत में आर्य किस प्रकार से आते हैं और आगे किस प्रकार से बिहार में प्रवेश करते हैं, तब बात करते हैं। ये लोग बिहार में प्रवेश, अब लोहे की खोज के कारण क्या होता है कि जंगलों की कटाई होती है, और ये लोग जो आर्य लोग हैं वो लोहे के इस्तेमाल से बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। अब बिहार में प्रवेश करने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति का नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम है विदेह माधव। विदेह माधव। विदेह माधव के बारे में क्या बात की जाती है? विदेह माधव के बारे में बात किया जाता है कि जो विदेह माधव हैं ये अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ, किसके साथ? अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदानीरा अर्थात गंडक नदी तक यात्रा करते हैं। इनके पुरोहित कौन हैं? इनके पुरोहित का नाम मिलता है गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़। तो विदेह माधव के पुरोहित थे गौतम राहुगढ़, और ये दोनों लोग अग्नि का पीछा करते हुए, किसका पीछा करते हुए? अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से, सरस्वती नदी से सदानीरा, सदानीरा अर्थात गंडक नदी तक, नदी तक गए। ये दोनों लोग विदेह माधव और गौतम राहुगढ़ क्या करते हैं कि अग्नि का पीछा करते हुए, अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से आगे बढ़ते हैं पूरब की ओर, पूरब की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये पहुंच जाते हैं गंडक नदी तक या सदानीरा नदी तक, जो कि बिहार में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका मतलब यहीं से हमें साक्ष्य प्राप्त होता है कि ये लोग कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? बिहार में। तो बिहार में प्रवेश करने वाला या वैदिक सभ्यता को बिहार में लाने वाला विदेह माधव को ही कहा जाता है। अगर बिहार में आर्यों को लाने वाला, या फिर बिहार में वैदिक सभ्यता का प्रसार करने वाला, बिहार में वैदिक सभ्यता का प्रसार करने वाला कौन है? तो वो हैं विदेह माधव। बिहार में आर्यों के आगमन का जो कारण है, जो रीज़न है, वो कौन है? वो विदेह माधव हैं। वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? वो इस प्रकार से हैं कि वो अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ क्या करते हैं? अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदानीरा नदी तक पहुंचते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है
कि बिहार में आर्यों को लाने वाले जो है वो विदेह माधव ही हैं। और ये जो इतनी बात है, गौतम राहुगढ़ के साथ ये पुरोहित जो है अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ सदा नीरा नदी तक या गंडक नदी तक वो यात्रा करते हैं। ये कहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है? ये लिखा हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में, ये शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व लिखी गई एक पुस्तक है। लगभग 800 ईसा पूर्व में लिखी गई ये पुस्तक है। ये पुस्तक हमें बताती है कि जो गौतम राहुगढ़ है, गौतम राहुगढ़, ये जो विदेह माधव है, विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदा नीरा अर्थात गंडक नदी तक की यात्रा करते हैं और इस प्रकार से वैदिक सभ्यता बिहार में प्रवेश कर जाती है या आर्य लोग बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ तक की बातें होती हैं। और यजुर्वेद में सर्वप्रथम विदेह क्षेत्र, जो विदेह क्षेत्र है इसके बारे में एक जानकारी और लें। ये जो विदेह है एक क्षेत्र है बिहार में, विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र की चर्चा कहाँ मिलती है? सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलती है। यजुर्वेद में। तो यदि आपके सामने ये प्रश्न उठे कि विदेह क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलती है, तो वो मिलती है यजुर्वेद में। तो विदेह क्षेत्र के बारे में एक बात और जानें, जो विदेह क्षेत्र है इसको मिथिलांचल के नाम से भी जाना जाता है। मिथिलांचल। और वर्तमान में जो है, जो बिहार शब्द है, हमने कहा कि जो तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक में मध्यकालीन इतिहासकार ने इसका नाम बिहार रखा था। तो वर्तमान में कुछ आंदोलन इस प्रकार से हो रहे हैं कि बिहार का नाम बदल के मिथिलांचल रखा जाए या बिहार शरीफ रख दिया जाए, क्योंकि ये मध्यकालीन इतिहासों द्वारा वहाँ से आकर बिहार का नाम रखा गया और ये हमारे द्वारा रखा गया नाम नहीं है। तो ऐसी बातें भी चलती रहती हैं। तो यहाँ तक बातें हमारी होती हैं कंप्लीट। जो विदेह माधव के बारे में आप याद रखिएगा, अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है कि बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार करने वाले कौन थे, तो वो थे विदेह माधव। तो विदेह राज्य का उल्लेख या विदेह क्षेत्र का उल्लेख सर्वप्रथम हमें यजुर्वेद से मिलता है। और विदेह माधव ने अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ अग्नि का पीछा करते हुए बिहार में प्रवेश किया। इस बात की चर्चा हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की चर्चा हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। आगे बढ़ें तो देखते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को क्या कहा गया है। जो मगध क्षेत्र है दरअसल बिहार में है और इस क्षेत्र को प्राचीन काल में या ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को, मगध को क्या कहा गया है? कीकट कहा गया है। मगध को क्या कहा गया है? कीकट। अगर आपके सामने कभी ये प्रश्न आए कि कीकट शब्द किस प्रदेश या किस क्षेत्र के लिए किया गया है, तो कीकट शब्द जो प्रयोग किया गया है वो मगध के लिए किया गया है। तो ऋग्वेद में मगध को क्या कहा गया है? मगध को कीकट कहा गया है। ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा गया है। जो कीकट है, कीकट का लगभग अर्थ ये है जंगली क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, जंगली क्षेत्र या फिर घास वाला क्षेत्र, घास वाला क्षेत्र। लगभग समानार्थी शब्द जो है, जो कीकट के नज़दीक जो शब्द है वो है जंगली क्षेत्र या फिर क्या है? घास वाला क्षेत्र। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद में मगध को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में मगध को कहा गया है कीकट।
कीकट प्रदेश का शासक जो था, इसके बारे में एक जानकारी और है। कीकट प्रदेश का शासक, इसमें ऋग्वेद में ही बताया गया है कि कीकट प्रदेश का जो शासक था वो परमानंद था। कीकट प्रदेश का शासक कौन था? शासक परमानंद था। ये बात है। अब ऋग्वेद में ये लिखा गया है कि जो मगध क्षेत्र है, मगध क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है कि एक क्षेत्र है यहाँ पे, ये इसका नाम है कीकट और यहाँ का जो शासक है उसका नाम है परमानंद। तो परमानंद कीकट का राजा है, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। और जब कीकट की पहचान की गई तो पता चला कि ये जो है दरअसल मगध ही है, जिसको ऋग्वेद में कीकट कहा जा रहा है, और यहीं का राजा था परमानंद। इतनी बातें इसके बारे में। उसके बाद पुराणों की अगर माने तो पुराणों के अनुसार जो कीकट प्रदेश है, कीकट का जो राजवंश है वो बृहद्रथ राजवंश से प्रारंभ होता है। पुराणों की बात करें अगर, पुराणों के अनुसार कीकट का राजवंश दरअसल ये जो पुराणों में मगध का राजवंश स्टार्ट होता है, मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है। तो ऋग्वेद में लिखा गया है, क्या ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख है कि जो कीकट है, कीकट का शासक कौन था? कीकट का शासक था परमानंद। ये कहाँ लिखा गया है? ऋग्वेद में। लेकिन जो पुराण है, पुराण ये कहते हैं कि नहीं, जो कीकट है, कीकट का राजवंश, पहला राजवंश जो है वो बृहद्रथ है। हो सकता है कि पहला राजवंश बृहद्रथ हो, उसके बाद बीच में हर्यक राजवंश से पहले, हालांकि इतिहास में इस बात का जिक्र नहीं है, बृहद्रथ राजवंश के बाद हर्यक राजवंश का जिक्र आ जाता है मगध के संदर्भ में। तो यहाँ पे ऋग्वेद में ये कहा जा रहा है कि कीकट प्रदेश का जो शासक है वो कौन था? परमानंद था। लेकिन पुराणों में कहा जा रहा है कि कीकट प्रदेश का जो शासक है वो, वहाँ का राजवंश बृहद्रथ राजवंश से प्रारंभ होता है। तो हालांकि जो पुराण है, पुराणों में शब्द कीकट का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? मगध शब्द का प्रयोग किया गया है कि मगध का राजवंश जो है वो बृहद्रथ से प्रारंभ होता है। और ऋग्वेद में जो लिखा गया है कि कीकट प्रदेश का राजा जो था वो परमानंद था। तो दरअसल ये दोनों एक ही हैं और अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ तक की बातें हो गई कीकट के बारे में। और जो कीकट है, ऋग्वेद में कहा गया है कि ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा गया है, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को और कीकट के निवासियों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को व्रात्य या किरात कहा गया है। अब ऋग्वेद में मगध को कीकट कहा गया है और इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। तो अगर आपके सामने ये प्रश्न कभी उठे कि मगध में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, तो मगध में रहने वाले लोगों को ऋग्वेद में व्रात्य कहा गया है या फिर किरात कहा गया है। और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो मगध है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है अथर्ववेद से। अगली जानकारी है कि मगध क्षेत्र का उल्लेख, मगध क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख
अथर्ववेद से मिलता है। तो बिहार के संदर्भ में अगर ये जानकारी आपसे पूछी जाए कि सर्वप्रथम मगध क्षेत्र का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो मगध क्षेत्र का उल्लेख सर्वप्रथम हमें यहाँ से ऋग्वेद किससे, अथर्ववेद से मिलता है। मगध क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। और इस मगध क्षेत्र में कौन कौन से वर्तमान के क्षेत्र शामिल थे, तो जो वर्तमान का नालंदा है और गया, औरंगाबाद और जहानाबाद, ये सारे क्षेत्र शामिल है। जब हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे, महाजनपद काल बिहार में मुख्यतः 3 महाजनपद स्थित थे, तो इन तीनों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो मगध का वर्तमान क्षेत्र क्या था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बात करेंगे। हाल फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जो मगध क्षेत्र है इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमें अथर्ववेद से मिलता है। इसके बाद अगली जानकारी है वायु पुराण और पद्म पुराण में सबसे पहले कीकट की अगर बात करें, कीकट के बारे में और चीज़ें हमें मिलती हैं पुराणों से। कीकट क्या है, दरअसल ये मगध ही तो है, मगध को ही ऋग्वेद में कीकट कहा जा रहा है। तो ऋग्वेद ही नहीं बल्कि वराह पुराण में भी कीकट का प्रयोग किया गया है मगध के लिए। तो वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। कीकट के बारे में और जानकारी जो है वो ये है कि इसको वराह पुराण में इसको अपवित्र क्षेत्र कहा गया है। अपवित्र क्षेत्र कहा गया है किसको, कीकट को। कीकट अर्थात मगध, वो मगध ही है जिसको ऋग्वेद में और पुराणों में क्या कहा जा रहा है, मगध ही है जिसको पुराणों में और वेदों में कीकट कहा जा रहा है। और कीकट को एक अपवित्र क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है वराह पुराण के अनुसार। वराह पुराण क्या कहता है, वराह पुराण कहता है कि जो वो कीकट क्षेत्र है ना, वो एक अपवित्र क्षेत्र है। वहीं अगर वायु पुराण और पद्म पुराण की बात करें, वायु पुराण और पद्म पुराण की बात करें, ये कीकट से हट के अलग से जानकारी है। वायु पुराण व पद्म पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण में गया, पुनपुन और राजगीर, गया, पुनपुन व राजगीर, इन तीनों क्षेत्रों को पवित्र क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। पवित्र क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। तो इतनी बातें हो गई ये कीकट के बारे में, ये सारी बातें याद रखिएगा क्योंकि कीकट जो है ये कीकट का क्या है, कीकट ये मगध ही तो है। तो मगध के बारे में, और मगध दरअसल बिहार में स्थित एक सबसे महान महाजनपद था, सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। तो मगध के बारे में इतनी सारी बातें, इतनी जानकारी आप अपने पास रखिए जो कि पर्याप्त है बिहार विशेष के लिए। और अगर पूरे इतिहास की बात करें तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो बिहार विशेष हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कीकट या मगध के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। उसके बाद की जानकारी जो है वायु पुराण और पद्म पुराण में गया, पुनपुन और राजगीर को पवित्र स्थलों की श्रेणी में रखा गया है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है, किस शब्द के लिए? वाल्मीकि रामायण में 2 शब्द यूज किए गए हैं, मलद व करुणा। इन दोनों शब्दों का जो दो मलद और करुणा जो शब्द है वो दरअसल क्षेत्र है।
वाल्मीकि रामायण में मलद और करुड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है और दोनों क्या, दरअसल ये एक ही क्षेत्र के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए, जो वर्तमान में बक्सर है, क्योंकि बक्सर बिहार में स्थित है और हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल। जब बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार में स्थित किसी क्षेत्र के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण बात निकल के आती है तो उसको जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बक्सर के बारे में एक जानकारी निकल के आती है कि वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि रामायण में बक्सर के लिए मलद और करुड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले थे आज, बिहार और वैदिक काल या वैदिक काल में बिहार। अगला वीडियो जो होगा हम लोगों का वो महाजनपद काल से स्टार्ट होगा। बिहार में महाजनपद और कितने महाजनपद थे, क्या क्या थे, ये सारी बातें होंगी। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, 10 मिनट की चर्चा है कि हम लोग अगले 30-35 वीडियो में पढ़ने वाले क्या हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं, हमारे सामने जो एक पुस्तक आती है बिहार समग्र नाम से, वही पुस्तक हम लोगों के पढ़ने का आधार बनेगा। उसी पुस्तक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उस पुस्तक के अनुसार अगर पहला टॉपिक देखें हम लोग तो इतिहास है। सबसे पहले हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि आज हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया बिहार के इतिहास। बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। इस सीरीज में जो संपूर्ण बिहार स्पेशल है, संपूर्ण बिहार विशेष है, इसमें सबसे पहले हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ेंगे और इसमें भी 3 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। क्या? प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रयास का हम लोग पढ़ेंगे, ये तीनों सेक्शन पढ़ेंगे इतिहास के अंतर्गत। उसके बाद बिहार की कला और संस्कृति, बिहार की कला व संस्कृति। और जब हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, जब हम लोग बिहार की कला और संस्कृति पढ़ रहे होंगे, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उस समय इस पाठ का विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा कि बिहार की कला और संस्कृति के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार का साहित्य और पत्रकारिता, बिहार जो है साहित्य और पत्रकारिता, ये छोटे छोटे लेसन्स हैं, इनको एक एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। बिहार का इतिहास जो है लंबा 2, 3 या 4 वीडियो लग सकते हैं बिहार का इतिहास पढ़ने में। आज सिर्फ हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ा, क्योंकि हमें ये चर्चा भी करना था टॉपिक पाठ्यक्रम का। तो आज हम लोगों ने, आज पहला क्लास था इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक टॉपिक लिया, लेकिन कल से जब लेंगे हम लोग तो हो सकता है कल के क्लास में महाजनपद काल और उसके आगे जो हम लोगों ने आज वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग जनपद काल पढ़ेंगे। उसके बाद शायद मौर्य और मौर्योत्तर काल कल के ही वीडियो में, अगली वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाए। बिहार साहित्य और पत्रकारिता के बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, राज्य व्यवस्था व प्रशासन। बिहार हम लिख नहीं रहे हैं या फिर लिख दे रहे हैं, अब बिहार अपने से जोड़ लीजिए, क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो राज्य व्यवस्था और प्रशासन जब पढ़ेंगे तो बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे, जो चीज़ें बिहार के लिए महत्वपूर्ण होंगी वो चीज़ें। 5वां जो है बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य है, बिहार में शिक्षा व स्वास्थ्य,
ये चीज़ें, बिहार का इतिहास, बिहार की कला संस्कृति, साहित्य और पत्रकारिता, राज्य व्यवस्था और प्रशासन, और बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य है। इसके बाद जो छठा टॉपिक होगा हम लोगों का, वो होगा बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल। और फिर से हम बता दे रहे हैं कि जब हम लोग बिहार का भूगोल शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके अंदर अंदर जो पढ़ेंगे उनका विश्लेषण वहाँ पे किया जाएगा कि हम लोग क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। बिहार के भूगोल के बाद जो हम लोगों का अगला है, बिहार की जनगणना। जनगणना भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बिहार में ऐसे प्रश्न जनगणना से पूछे जाते रहे हैं, लिंगानुपात से और फिर साक्षरता, ऐसी ऐसी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी सेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, भूगोल, जनगणना, अर्थव्यवस्था। उसके बाद नौवां जो है श्रम है, रोजगार, समाज कल्याण और योजनाएं। ये सारी चीज़ें लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद सबसे अंत में 9 के बाद जो 10वां टॉपिक होगा, विषय बिहार जो है जिलेवार हम लोग पढ़ेंगे, जिलेवार विश्लेषण करेंगे। एक एक जिला उठाएंगे और उसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ों का अध्ययन वहाँ पे किया जाएगा। तो इतनी सारी टॉपिक जो 9-10 जो बिंदु हैं, इन्हीं पे बात करेंगे हम लोग, 9 लेसन्स पे बात करेंगे बिहार के संदर्भ में। तो अगला वीडियो हम लेकर मिलेंगे महाजनपद काल के बारे में।